आज की रात हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जहां डर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। यह एक ऐसा हॉस्टल है जहां नई शुरुआत करने आए छात्रों को मिलने वाली ताजगी और खुशी की जगह उनकी आत्माओं को एक बेजुबान डर में जकड़ा जाता है। क्या होता है जब एक लड़की नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक हॉस्टल में दाखिल होती है और वह अनजान होती है कि वहां एक खौफनाक ताकत उसकी राह देख रही है। इस हॉस्टल के भीतर एक साया बसा हुआ है जो हर कदम पर उसकी आहट को महसूस करता है, और जैसे ही आप इस साए की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करते हैं वह और गहरा हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत आपके ऊपर अपना जादू चला रहा हो। आज की कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं निवेदिता की डरावनी यात्रा के बारे में। एक मासूम सी लड़की जो अपने नए स्कूल की शुरुआत करने आई थी, लेकिन उसे यह क्या पता था कि इस हॉस्टल के हर कमरे में एक कहानी दबी हुई है जो कागजों पर नहीं बल्कि खौफनाक आवाजों और रात के अंधेरे में छुपी हुई है। यह हॉस्टल अकेला नहीं है, इसमें कुछ और है। क्या आप डरने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस खौफ से सामना करने के लिए तैयार हैं जिसे निवेदिता ने महसूस किया? क्या आप उस अंधेरे में खोने के लिए तैयार हैं जो यहाँ की दीवारों में छिपा हुआ है? सुनिए, भूतिया हॉस्टल, शैतान की सजा। एक कहानी जहां हर मोड़ पर डर आपको चुपके से घेर लेता है और आपका दिल जितना तेज धड़कता है उतना ही खौफ बढ़ता जाता है। क्या आप तैयार हैं? यदि हां, तो आ जाइए इस डरावनी रात की शुरुआत में, जहां हर पल आपको एहसास दिलाएगा कि कभी कभी बुराई का कोई चेहरा नहीं होता, वह सिर्फ एक साया होती है जो आपके पीछे आकर खड़ी होती है। तो चलिए आज की कहानी हम निवेदिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात के बारे में बताने जा रही हूं। यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है बल्कि मेरे जीवन के एक ऐसे हिस्से की है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं अब बताने जा रही हूं वह किसी और का सपना था, लेकिन सच ये है कि यह सब मुझसे होकर गुजरा है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार उस हॉस्टल में आई थी। एक नई शुरुआत की उम्मीद, दोस्त बनाने का सपना और सबसे बढ़कर एक नई जिंदगी जीने का ख्याल। मुझे लगा था कि यह सब अच्छा होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिस हॉस्टल में कदम रखने जा रही थी वह कभी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। जब मैंने पहली बार हॉस्टल में कदम रखा तो जैसे ही अंदर घुसी एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा नहीं थी, कुछ और था। एक ऐसा एहसास जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उस वक्त मैं बस अपने नए जीवन की शुरुआत और दोस्त बनाने के ख्याल में डूबी थी। मेरे दिल में हल्की सी घबराहट थी क्योंकि यह हॉस्टल और इसकी चारदीवारी कुछ अजीब सी लग रही थी। पुरानी दीवारें, खिड़कियों के टूटे शीशे और लंबी संकरी सीढ़ियां, कुछ तो था जो सहज नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है। मेरे साथ एक और लड़की थी, राधिका, जो मेरी रूममेट बनने वाली थी। वह बहुत ही मिलनसार थी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर भी एक हल्का सा डर दिख रहा था, जैसे वह भी अंदर से कुछ महसूस कर रही थी जिसे हम दोनों किसी वजह से नजरअंदाज कर रहे थे। हम दोनों मेरी मम्मी और पापा के साथ हॉस्टल पहुंचे थे। पापा मुझे हंसते हुए कह रहे थे, बस अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहां अपना नया जीवन शुरू करोगी। लेकिन सच कहूं तो मेरी मम्मी की आंखों में जो घबराहट थी वह मुझे कभी भूलने नहीं दी। जैसे ही पापा ने गाड़ी रोकी और हम सब बाहर निकले, मैंने देखा हॉस्टल की इमारत खौफनाक लग रही थी। वह खामोशी जो इस इमारत के अंदर भरी हुई थी बहुत भारी महसूस हो रही थी। कोई आवाज नहीं थी, बस चुप्पी, एक भयानक चुप्पी। अनु मैम, हमारी वार्डन हमें हॉस्टल का राउंड दिखाने आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, निवेदिता, ये तुम्हारा नया घर है, चिंता मत करो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह हमें इस जगह को अपनाने के लिए कह रही थी, लेकिन खुद भी किसी अनजान डर से घिरी हुई थी। हमारे कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा कि बाकी के कमरे बंद थे।
कुछ खिड़कियां तो जंग खा चुकी थीं और दरवाजों पर पुराने जंग लगे ताले लटके थे। जैसे ही हम रूम में पहुंचे, अनु मैम ने कहा, यह तुम्हारा बेड है निवेदिता, यहां आराम से रहोगी। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे मैं किसी वीरान, ठंडे और सुनसान कमरे में आ गई थी। मैंने कमरे को ध्यान से देखा। एक पुरानी अलमारी, एक झूला कुर्सी और दीवारों पर हल्के हल्के धब्बे। मैं इन सबको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। राधिका भी चुप थी। जैसे ही हम बैठकर आराम करने लगे, मेरी नजर दीवारों पर पड़ी। वहां कुछ अजीब सी खरोंचें थीं। मैंने राधिका से पूछा, क्या तुमने कभी इन खरोंचों को देखा? वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, शायद यह पुरानी दीवारों का असर है। फिर मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी मेरी नजर अचानक एक चीज पर पड़ी। दरवाजे के ठीक पास एक पुरानी सी तस्वीर लटकी हुई थी। वह एक औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। उसकी आंखें जैसे मुझे देख रही थी, जैसे वह मेरे भीतर के हर डर को महसूस कर पा रही थी। राधिका ने पूछा, निवेदिता, तुम ठीक हो ना? मैंने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन अंदर कुछ और ही हो रहा था। जब हम दोनों रात को सोने के लिए बिस्तर पर गए, तो कमरे में हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ था जो मुझे देख रहा था। मेरी आंखें झपकने लगीं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। कमरे की खामोशी और बाहर से आती ठंडी हवा ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। इतना ही नहीं, जैसे ही मैं सोने का प्रयास कर रही थी, मैंने महसूस किया कि मेरा बिस्तर थोड़ा हिल रहा था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे मन में बस यही ख्याल था कि यह सब बस मेरी मानसिक स्थिति का असर है। लेकिन डर अब अंदर तक समा चुका था। अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद राधिका उठी होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो राधिका गहरी नींद में सो रही थी। वह आवाज कहीं से आ रही थी, बिल्कुल मेरे पास से। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से विचलित हो गई थी। उस कमरे की खामोशी, बिस्तर पर अजीब सी हलचल और वह आवाजें, सभी चीजें एक साथ मुझे पागल करने वाली थीं। लेकिन जब तक मैं समझती, मेरे मन में यही ख्याल आता था कि शायद ये सब मेरी ज्यादा सोच का असर है। मैं कोशिश कर रही थी कि सब कुछ सामान्य लगे। अगले दिन सुबह मैं थकी हुई थी, लेकिन चुपचाप नाश्ते के लिए नीचे चली गई। राधिका और कुछ अन्य लड़कियां भी वहां थीं, लेकिन सबकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ अजीब था। मैंने अपनी दोस्त मीरा से पूछा, क्या तुमने कभी अजीब महसूस किया है यहाँ? वह थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर बोली, कभी कभी रात में कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई हल्का सा रुदन या फुसफुसाहट, लेकिन कोई नहीं दिखता। मुझे तो लगता है कि यह हॉस्टल के पुराने होने की वजह से है। मुझे यह सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर भी वह हल्की बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। शायद मीरा सही कह रही थी। शायद यह सच में कुछ और नहीं, बस पुराने खंडहर जैसा एहसास था। लेकिन शाम को जो हुआ वह कुछ और ही था। वह शाम, मुझे याद है, जैसे ही मैं हॉस्टल लौट रही थी, मुझे उसी आवाज का एहसास हुआ। पहले मुझे लगा शायद यह मेरी सोच है, लेकिन जैसे ही मैं हॉस्टल के पास पहुंची, मुझे वह आवाज साफ सुनाई दी। फुसफुसाहट, जैसे कोई अंदर से मुझे पुकार रहा हो। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे वह सब फिर से महसूस हो। राधिका ने देखा और कहा, तुम ठीक हो? लेकिन मैंने बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं अपने कमरे के पास पहुंची, मैंने देखा कि कमरा थोड़ी देर के लिए बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा, क्या यह राधिका ही अंदर है? लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि रूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अंदर कदम रखते हुए मुझे लगा कि कुछ और बदल चुका था। कमरे का माहौल, जो पहले कुछ नॉर्मल सा था, अब एकदम खौफनाक महसूस हो रहा था।
कमरे में हल्की सी गंध थी, जैसे पुराने कागज या फिर किसी ऐसी चीज की गंध जो समय के साथ सड़ चुकी हो। मुझे लगा कि कहीं यह मेरी ज्यादा सोच का असर तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने राधिका से पूछा कि वह कहाँ है, उसने हल्की आवाज में कहा, मैं यहाँ हूं। और मैंने पलट कर देखा तो वह दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उस समय उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में किसी तरह की दहशत थी, जैसे वह कुछ देख रही हो जो मैं नहीं देख पा रही थी। क्या हुआ राधिका? मैंने पूछा। वह हड़बड़ाते हुए बोली, निवेदिता, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रहना चाहिए। यहां कुछ ऐसा है जो हमें देख रहा है। उसकी बातों ने मेरे भीतर का डर और बढ़ा दिया। मैंने सोचा, क्या वह ठीक कह रही है? क्या सच में कुछ ऐसा है जो हमें देख रहा है? राधिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यहां कुछ लड़कियां भी जा चुकी हैं। उन्हें रात में बहुत अजीब आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन किसी ने इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया। उसकी बातों ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में आई। वह आवाज जो मैं अब तक केवल अपने डर में ही सुन रही थी, वह अब सच में मेरे आसपास महसूस हो रही थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज अंदर से आ रही थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। ये क्या था? मैंने घबराकर राधिका से पूछा। उसने घबराई हुई आंखों से देखा और कहा, यह वही आवाज है जो मुझे रात में सुनाई दी थी। हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे। मेरी आंखें कमरे के चारों ओर घूम रही थीं, जैसे किसी ने हमारे साथ छेड़खानी करने के लिए कमरे में कुछ रखा हो। मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण रखा था। वह दर्पण कुछ समय से धुंधला हो चुका था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें कुछ दिखाई दे रहा हो। उस रात हमारी नींद उड़ी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठकर हर छोटी सी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें वह आवाजें कहीं से आती हुई महसूस हो रही थीं। राधिका बार बार कह रही थी, निवेदिता, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर जाने के लिए उठे, दरवाजे ने अपने आप बंद हो गए और फिर वही आवाजें आईं, वही फुसफुसाहट। रात की घटनाओं के बाद हम दोनों बिल्कुल सन्नाटे में थे। हम कमरे में एक दूसरे के पास बैठकर किसी भी हलचल को सुनने के लिए तत्पर थे। रात का वह अंधेरा, फुसफुसाहट की आवाजें और वह अजीब सी गंध। मुझे लग रहा था कि अब हमें कहीं और शरण लेनी चाहिए थी, लेकिन हम दोनों जानते थे हम कहां जा सकते थे। यह हॉस्टल जिसमें हमारी सारी उम्मीदें जुड़ी थीं, अब ऐसा लग रहा था जैसे एक खौफनाक गहराई हो जहां हम फंसे हुए थे। तभी अचानक राधिका ने कहा, निवेदिता, मुझे लगता है हमें यहां कुछ और जानना चाहिए। उसकी आंखों में वही डर था जो मुझे पहले कभी नजर आया था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ और था, जैसे उसने कुछ बड़ा पता लगा लिया हो, कुछ ऐसा जो हमें जानना चाहिए। राधिका ने मुझे बताया कि वह बहुत पहले से कुछ अजीब घटनाओं के बारे में जान चुकी थी। तुम जानती हो ना, इस हॉस्टल में एक लड़की थी जो कई साल पहले यहीं आई थी, लेकिन एक रात अचानक से उसका नामो निशान गायब हो गया। उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, बस यह सुना गया कि वह रात को हॉस्टल से बाहर गई थी और फिर सुबह उसका शव उसी कक्ष के पास मिला था। मेरे दिमाग में यह खबर गूंजने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। क्या यह लड़की उसी हॉस्टल की हद में कहीं खो गई थी, या फिर उसका डर अब हमारी आत्माओं में समा गया था? राधिका ने आगे बताया, उसके बाद से कुछ और घटनाएं हुई। कई लड़कियां यहां आईं, लेकिन वह डर के मारे चली गईं। कोई यहां ज्यादा नहीं ठहर पाया। कुछ लड़कियों ने महसूस किया कि वहां कोई देख रहा था, उनका पीछा कर रहा था, लेकिन आज तक किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। डर था कि उन्हें कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने घबराते हुए पूछा, तो फिर उस लड़की का क्या हुआ? राधिका ने सिर झुका लिया और हल्के से बोली, तुम शायद जान नहीं पाओगी, लेकिन कहते हैं कि उस लड़की ने अपनी जान खुद ही ली थी। उसकी आत्मा यहां भटक रही है और वह हमारे बीच ही कहीं है।
वह लड़की अब शैतान की तरह लौट आई है और वह हमें भुगतने के लिए तैयार है। मेरे भीतर का डर अब एक गहरे अवसाद में बदलने लगा था। क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्या वह लड़की अब हमें देख रही थी? क्या उसकी आत्मा हमें यह बता रही थी कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम भी वही करते जो उसने किया था? रात को फिर वही आवाजें आईं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि ये आवाजें हमारे डर की उत्पत्ति नहीं थी, बल्कि यह हमें चेतावनी दे रही थी। हम जो कुछ भी महसूस कर रहे थे वह एक संकेत था और एक भयावह सच जिसे हम जानने से डर रहे थे। मैंने और राधिका ने उस रात कुछ और नहीं किया। हम बस एक दूसरे की आंखों में डर के साथ देखते रहे। बाहर की दुनिया अब मानो हमारे लिए किसी दूसरे ग्रह जैसी लगने लगी थी। और उसी रात हमने तय किया कि हमें इस हॉस्टल के बारे में पूरी सच्चाई जाननी होगी। अगली सुबह हमने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने का मन बनाया। पुराने हॉस्टल रजिस्टर में उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सब कुछ छिपा हुआ था, लेकिन राधिका को यकीन था कि वह लड़की यहां आई थी और उसने एक पुरानी किताब में एक गहरे राज के बारे में पढ़ा था। वह किताब उसी लड़की के बारे में थी जिसने अपनी जान खो दी थी। राधिका ने मुझे वह किताब दी और कहा, यह किताब उसी लड़की के बारे में है। इसमें वह सब कुछ है जो तुम जानना चाहोगी। मैंने किताब खोली और उसमें जो लिखा था वह मेरी सोच से भी परे था। उस लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी, उसने किसी और के आदेशों को माना था। एक अजीब शक्ति जो अब उसे नियंत्रित कर रही थी। वह लड़की अब एक शैतान की तरह वापस आ चुकी थी और उसने अपना बदला लेने के लिए पूरे हॉस्टल को निशाना बना लिया था। रात का अंधेरा अब हमें घेर चुका था। राधिका और मैंने वह किताब पढ़ी जिसमें उस लड़की के बारे में बताया गया था जो अब एक शैतान की तरह हमारे बीच भटक रही थी। उसकी आत्मा, उसकी इच्छाएं और उसका बदला, सब कुछ हमें घेर चुका था। अब हम दोनों को समझ में आ चुका था कि हम केवल एक भूतिया हॉस्टल में नहीं थे, बल्कि हम एक ऐसी जगह पर थे जहां किसी की आत्मा ने सच्चे भय और बुरे इरादों के साथ दस्तक दी थी। राधिका और मैं दोनों अपनी पलकों के बीच गहरी घबराहट महसूस कर रहे थे। जितना अधिक हमने इस हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश की, उतना ही भयावह सच हमारे सामने आता जा रहा था। हमें ऐसा लगता था कि वह लड़की अब हमारे साथ हर जगह है, जैसे वह हमारी हर बात और हर कदम पर नजर रख रही हो। हमें लग रहा था वह हमारे साथ है और अगर हमने कुछ गलत किया तो उसका गुस्सा हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन उस रात कुछ और हुआ। जब हम दोनों चुपचाप कमरे में बैठकर किताब का अध्ययन कर रहे थे तो अचानक हमारी नजरें एक अजीब हलचल पर पड़ी। हमारे कमरे में एक हल्की सी गंध आई, एक ऐसी गंध जो अजीब थी और कष्टकारी थी। राधिका ने मुझे देखा और पूछा, क्या तुमने भी वही महसूस किया? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही हमारे कमरे का दरवाजा अचानक से धड़ाम बंद हो गया। हमने सोचा कि यह सिर्फ हवा होगी, लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुला। बाहर अंधेरा था, पूरी दुनिया शांत थी, पर उस खामोशी में एक गहरी आवाज थी, वही आवाज जो हम भी सुन चुके थे, निवेदिता। हम दोनों डर के साए में थे। राधिका ने मुझे डरते हुए कहा, निवेदिता, यह अब और नहीं सहा जाता, हमें किसी भी कीमत पर यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर जाने के लिए खड़े हुए, दरवाजे के पास अचानक एक साया दिखाई दिया। वह हमें घूर रहा था। कमरे में अजीब सी शांति थी, लेकिन उस साए की आंखों में हमें गुस्सा और घृणा दिखाई दे रही थी। हम दोनों की रूह कांप गई। राधिका ने धीरे से फुसफुसाया, यह वही है, वह लड़की। हम दोनों पलटकर दौड़ने लगे, लेकिन तभी वह साया हमारी राह रोक चुका था। वह हमारे ठीक सामने खड़ा था और उसके बाद ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हमें यकीन हो चुका था कि अब हम इससे बचकर नहीं जा सकते थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम बाहर की ओर दौड़े, उस साए ने हमें जकड़ लिया। एक ठंडी बर्फीली हवा हमारे शरीर को पूरी तरह अपनी चपेट में लेने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर से सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। मैंने राधिका को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा,
हम जितनी भी कोशिश करें यह हमें नहीं छोड़ेगा। यह हॉस्टल हमें अपने जाल में फंसा चुका है। लेकिन फिर अचानक, जैसे किसी ने हमें छोड़ दिया हो, हम दोनों एक झटके से जमीन पर गिर पड़े। हमें लगने लगा था कि यह हमारी आखिरी घड़ी हो सकती है, लेकिन तभी राधिका ने कुछ देखा। वह साया धीरे धीरे गायब हो रहा था। हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए और उस साए का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकले। लेकिन अजीब सा एहसास हो रहा था। क्या वह लड़की हमें छोड़ चुकी थी, या फिर क्या हम उसके जाल से बाहर आ चुके थे? वह रात बहुत लंबी थी। हम दोनों ने दिन का सामना किया, बिना यह जाने कि हम अभी भी उस हॉस्टल में क्यों थे। अगले दिन हमने हॉस्टल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, हमारी सांसें थम गईं। हमें एहसास हुआ कि हम केवल एक भूतिया हॉस्टल से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि एक ऐसी जगह से निकल रहे थे जहां कुछ अदृश्य ताकतें हमारे हर कदम पर नजर रख रही थीं। वह रात और वह साया अब हमारे साथ हर कदम पर था, और हम नहीं जानते थे कि हम उसे कब तक पीछा कर सकते हैं, या वह हमें। हम दोनों सड़क पर चलते हुए उस हॉस्टल की ओर देख रहे थे जहां उस रात की सारी खौफनाक घटनाएं घटी थीं। राधिका ने मेरी तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, क्या तुम भी महसूस कर रही हो कि कुछ ठीक नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिल में कहीं एक डर था जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। और फिर अचानक हमें गेट के पास एक आवाज सुनाई दी, निवेदिता। हम दोनों वहीं रुक गए। हम दोनों जानते थे ये वही लड़की थी जिसने हमें कभी चैन से जीने नहीं दिया था। हमें अब भी यह नहीं समझ आ रहा था कि क्यों और कैसे वह हमारे साथ जुड़ी थी। ये सब क्यों हो रहा है? मैंने राधिका से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ी रही और हॉस्टल की ओर देखती रही। फिर मैंने उसकी ओर देखा, और जो मैंने देखा वह भयानक था। राधिका की आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में खो चुकी हो। मुझे समझ में आ चुका था कि उस हॉस्टल में जो भी गया था वह अपनी आत्मा खो चुका था। राधिका की घबराई हुई आंखों में मैंने वही साया देखा, वही काली ताकत जो हमारे पीछे थी। और फिर हमें महसूस हुआ कि हमारे कदम अपने आप हॉस्टल की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई हमें घसीट कर वापस ले जा रहा हो। हम रुकना चाहते थे, लेकिन यह साया, यह डर अब हमारे साथ था। निवेदिता, हमें अब और कुछ नहीं करना चाहिए। हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूं कि हम इससे भाग नहीं सकते, लेकिन हमें कम से कम यहां से दूर जाना होगा। मैंने उसकी बात सुनी और हामी भर दी। हमने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन हमें पता था कि हम जितना भी दूर जाएंगे वह हमें छोड़ने वाली नहीं थी। निवेदिता, हम दोनों अचानक पलटे और हमें अब समझ में आ चुका था यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह एक शैतान था जो हमें अपने कब्जे में लेना चाहता था। तुम दोनों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तुम दोनों यहीं रहोगे हमेशा के लिए। फिर वह साया हमें घेरते हुए हमारी ओर बढ़ा। हमारी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन तभी हमें लगा कि वह हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। वह गायब हो गया। हम दोनों खड़े थे, पूरी तरह से डर के साए में। हम दोनों अभी भी उस हॉस्टल के पास खड़े थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी सांसें थमी हुई थीं, जैसे हर पल में हमें उस साए से जूझना होगा। राधिका बुरी तरह घबराई हुई थी। उसकी आंखों में वह डर साफ दिख रहा था जो हम दोनों ने उस हॉस्टल में बिताए उन खौफनाक दिनों में महसूस किया था। निवेदिता, राधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें और नहीं रुकना चाहिए। हमें भाग जाना चाहिए। यह जगह अब हमारी नहीं रही। लेकिन मैं जानती थी कि भागना अब कोई हल नहीं था। वह शैतान हमें छोड़ने वाला नहीं था, और जो कुछ भी उस हॉस्टल में हुआ था वह हमें हमेशा के लिए अपनी चपेट में ले चुका था। फिर अचानक हमें कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। हम दोनों एक साथ मुड़े और देखा तो हॉस्टल का गेट अपने आप खुला था। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ
जैसे वह कुछ और ताकतें हमें खींच रही थीं। धीरे धीरे हम दोनों उस गेट की ओर बढ़ने लगे, जैसे हम खुद को फिर से उसी जगह पर खड़ा पा रहे थे जहां से हम भागने की सोच रहे थे। क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? राधिका ने बड़बड़ाया। क्या अगर हमें फिर से उस लड़की से सामना करना पड़े? निवेदिता घबराकर। हमारे कदम मानो अनजाने रास्ते पर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्यों भाग रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि भागने से कुछ नहीं होगा? वह वही आवाज थी, वही अजीब सी डरावनी आवाज जो हमें उस हॉस्टल में रोज सुनाई देती थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे गेट से बाहर निकलने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, एक जोर की आवाज आई। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हम दोनों रुक गए। हम दोनों को यह महसूस हुआ कि हम कहीं ना कहीं अब भी उस हॉस्टल से जुड़े हुए थे। अब तक हमने जितनी भी कोशिशें की थीं, वे सब बेकार थीं। जैसे ही हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, हम घेर लिए गए थे। वह साया फिर से हमारे सामने था। उसकी आंखों में घृणा और क्रोध की लहर थी। हम दोनों अब और डर नहीं सकते थे। यह लड़ाई अब केवल हमारी नहीं थी, बल्कि यह उस साये से थी जो हमें कभी न कभी पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाली, वह फिर से बोली। तुम्हारी कोशिशें सब बेकार थीं। अब मैं तुम्हारी असली सजा दूंगी। हम दोनों डर के साये में पूरी तरह से घिर चुके थे। हमें अब यह समझ में आ गया था कि हम अकेले नहीं थे। वह साया, वह लड़की हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम पूरी तरह से उसकी चपेट में ना आ जाएं। हम अब समझ चुके थे कि वह शैतान एक अन्य दुनिया से था और उसका मकसद सिर्फ हमें परेशान करना नहीं था, बल्कि हमें अपनी दुनिया में खींच लेना था। तभी अचानक राधिका ने चिल्लाते हुए कहा, निवेदिता, हमें एक तरीका ढूंढना होगा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मेरी तरफ देखा। वह कुछ कर गुजरने की सोच रही थी। मैंने राधिका को देखा और हम दोनों समझ गए कि हमें एक अंतिम कोशिश करनी होगी। हम दोनों उस साये से बचने के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्या यह हमारी आखिरी कोशिश थी? क्या हम इस खतरे से बच पाएंगे? संगीत में एक खौफनाक खामोशी। निवेदिता, धीरे से। हमने जो देखा वह अब भी हमारे मन में था और हम नहीं जानते थे कि वह साया हमें क्यों परेशान कर रहा था। हम दोनों उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। वह हॉस्टल, वह लड़की, वह शैतान, सब कुछ हमारी यादों में अब भी दर्ज था और शायद हमेशा रहेगा। हम दोनों अब पूरी तरह से उस हॉस्टल के पास खड़े थे, जैसे हम वापस उसी अंधेरे के बीच में फंस गए हों जहां से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। वह साया हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। राधिका और मैं दोनों की सांसें थमी हुई थीं। हर पल हमें लग रहा था कि हम बस उस साया के जाल में फंस चुके हैं और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निवेदिता, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ कुछ और खो चुके हैं, राधिका बोली। उसकी आवाज में डर और उलझन थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी और दुनिया में हैं? क्या ये सच है या बस हमारी मानसिक स्थिति का नतीजा? मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी दहशत थी। मुझे भी अब यह समझ में आ रहा था कि हम उस डर को अकेले नहीं जीत सकते थे। वह शैतान जो हमारे पीछे था, अब हमारे अस्तित्व से खेल रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है राधिका, मैंने धीरे से कहा, कि हम जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वह हमसे और करीब आता जा रहा है। मेरे शब्द एक गहरे डर और असमंजस के साथ निकल रहे थे। हम दोनों अब महसूस कर रहे थे कि वह शैतान हमें खींचने के लिए और भी अधिक ताकतवर हो चुका था। हमें इस बार कुछ अलग करना होगा, राधिका ने कहा। हमें उसे सीधे तौर पर सामना करना होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम उसे चुनौती नहीं देते तो यह कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों ने बिना और सोचे समझे उस हॉस्टल में जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि जो भी हम करने जा रहे थे वह हमें मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन अब हमें यह समझ में आ चुका था कि डर से भागकर हम कभी नहीं जीत सकते थे। हमें उस शैतान का सामना करना ही होगा। जैसे ही हम हॉस्टल के अंदर कदम रखे, एक ठंडी हवाओं का झोंका हमारे पास आया।
वह हवाएं जैसे हमारे अंदर तक समा गईं। यह वही हवाएं थीं जिन्हें हमने उस रात सुनी थीं। एक सन्नाटा था जो सब कुछ अपने साथ निगलता जा रहा था। हम दोनों धीरे धीरे उस पुराने कक्ष की ओर बढ़े जहां हमें वह साया पहली बार दिखाई दिया था। क्या तुम भी महसूस कर रही हो? राधिका ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। यह कोई सामान्य जगह नहीं है निवेदिता। यहां कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। मैंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ राधिका, हम अब जिस राह पर चल रहे हैं वह हमें कहीं ना कहीं उस अंधेरे की ओर ले जाएगी जहां हमें अपने डर का सामना करना होगा। मुझे यह एहसास था कि अगर हम पीछे हटते तो हम हमेशा के लिए उस शैतान के शिकंजे में फंसे रहते। हमें एक आखिरी बार कोशिश करनी थी। हम दोनों जैसे ही उस कमरे तक पहुंचे, एक जोर की आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम दोनों चौंक गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। फिर अचानक वही आवाज सुनाई दी, तुम दोनों मेरे कब्जे में हो, अब तुम मेरे साथ हो। हम दोनों बुरी तरह से डर गए, लेकिन फिर राधिका ने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हारे डर से नहीं डरते, हम तुम्हारा सामना करेंगे। राधिका की आवाज अब हमें विश्वास दिलाने वाली थी। मैंने भी एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो, हम अपने डर का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो। तभी अचानक हम दोनों को एक काले धुएं का गुब्बार महसूस हुआ। वह साया, वही लड़की हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी क्रूरता थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तुम दोनों अब मेरी चपेट में हो, वह बोली। तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, अब तुम दोनों को मेरी सजा भुगतनी होगी। निवेदिता, हम दोनों डर के बावजूद खड़े थे, लेकिन तभी राधिका ने एक कदम आगे बढ़ाया और शैतान से कहा, तुम हमें नहीं मार सकते, हम तुम्हारे डर से नहीं डरते, हम तुम्हें हराने के लिए आए हैं। यह सुनकर वह शैतान हंसा, लेकिन उसने हमें न छोड़ा। हम दोनों लड़ने के लिए तैयार थे और हमें एहसास हुआ कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो इस डर को खत्म कर सकती थी। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी थी और हम सब कुछ जीत सकते थे। तभी अचानक हमें एक तेज चमत्कारी रोशनी दिखाई दी। वह साया घबराया और पीछे हटने लगा। हम दोनों यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन हमें यकीन था कि अब हम शैतान को हारने के करीब थे। अब वह साया हमारी आंखों के सामने था और उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हम दोनों समझ गए थे कि यह संघर्ष अब खत्म होने वाला था। हम दोनों को एक नया विश्वास मिल चुका था। उस दिन के बाद राधिका और मैंने पूरी कोशिश की कि हम आगे बढ़ें, लेकिन वह डर, वह साया, वह शैतान हमारे साथ था कहीं न कहीं। हर कदम पर वह हमारे साथ चलता था, जैसे एक घना अंधेरा हमारी आत्माओं से चिपका हो। हम उसे हराने की कोशिश में थे, लेकिन यह संघर्ष कभी खत्म नहीं हो रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकती, वह शैतान, वही साया एक गहरी आवाज में बोला। तुम दोनों सिर्फ एक खेल का हिस्सा हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम लोग अपनी मेहनत और साहस से जीतने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम भूल गई हो कि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में। राधिका और मैंने एक दूसरे को देखा। हमें लगा कि हम किसी मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन था। हमें यह समझ में आ गया था कि यह केवल हमारी लड़ाई नहीं थी, यह एक गहरी सजा, एक शाप था जिसे हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। बस हमें उस अंतिम पल का सामना करना था। हम दोनों अपने डर को अपने साथ लेकर उस अंधेरे कमरे में फिर से पहुंचे। वही कमरे के चारों ओर एक सन्नाटा था और कुछ भी नहीं था जो हमें दिखे, लेकिन हम समझ चुके थे यह सिर्फ एक भ्रम था। वह शैतान हमारे सामने खड़ा था और हम जानते थे कि अब यह आखिरी समय था। राधिका ने हाथ में एक पुराना पुस्तक पकड़ा हुआ था जो हमने पहले कभी देखी थी। उसमें एक खौफनाक रिवाज था, एक तरीका था जिससे उस शैतान को जड़ से खत्म किया जा सकता था। हमें इसका सामना करना था और हमें यकीन था कि हम जीत सकते थे। यह है हमारा आखिरी मौका, राधिका ने कहा। हम इसे अब खत्म करेंगे। हम दोनों ने अपनी आंखों में पूरी नफरत और ताकत भरकर उस शैतान की ओर देखा, और जैसे ही हम उस पुराने पुस्तक से मंत्र पढ़ने लगे, वह शैतान हमारी ओर बढ़ा।
उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा भयावह थी। उसकी आंखों में क्रूरता और गुस्सा था। तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते, उसने चिल्लाकर कहा। तुम लोगों के पास जो शक्ति है वह नासमझी है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी शक्ति को चुनौती दे सकती हो? राधिका और मैंने एक साथ उस पुस्तक का पाठ किया। एक तीव्र प्रकाश की लहर हमारे चारों ओर फैलने लगी और वह शैतान डर के कारण पीछे हटने लगा। लेकिन फिर वह रुक गया, गुस्से से भरकर बोला, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। और फिर वही घटना हुई। वह साया हमसे चिढ़ते हुए और अधिक शक्ति के साथ हमारे ऊपर टूट पड़ा। हम दोनों बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन अब हमें यह समझ आ चुका था कि यह केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, यह एक आंतरिक लड़ाई थी हमारे डर के साथ। हम दोनों ने उस साया के सामने अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया, हमारी आत्मा की शक्ति। राधिका ने एक आखिरी बार चिल्लाकर उस शैतान से कहा, हमारी आत्मा में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। हम तुम्हें हराने आए हैं और हम तुम्हें हराएंगे। यह सुनकर वह साया अचानक हड़बड़ी में और डर के साथ अपने आकार में सिकुड़ने लगा। उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो रही थी। वह असहाय हो गया और जैसे ही हम दोनों ने एक साथ उस आखिरी मंत्र को पढ़ा, वह साया पूरी तरह से गायब हो गया। और फिर जैसे ही वह शैतान खत्म हुआ, हमें लगा कि हम जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गए हैं। हमें अब यह एहसास हुआ कि हमारा डर खत्म हो चुका था और हम दोनों ने उस अंधेरे को पूरी तरह से हरा दिया था। हम जीत गए थे। दोस्तों, यह थी निवेदिता और राधिका की दास्तान, जो आपके दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी होगी। क्या सच में उन्होंने उस शैतान का सामना किया और उसे हरा दिया? या फिर क्या यह डर, यह भय कभी खत्म हो पाएगा? क्या उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो पाएगी? या फिर यह कहानी अब एक नई शुरुआत का रूप ले चुकी है? सच्चाई यह है कि कभी कभी डर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक अनुभव था जो हमें दिखाता है कि किसी भी अंधेरे से डरने से बेहतर है उसका सामना करना। निवेदिता और राधिका ने यही किया। उन्होंने उस शैतान का मुकाबला किया, अपनी ताकत और विश्वास से उसे हराया और एक नई शुरुआत की। लेकिन क्या ऐसा हर बार हो सकता है? क्या हम सब भी ऐसा कर सकते हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, इस पूरी कहानी का वह कौन सा पल था जिसने आपके भीतर डर और सस्पेंस की लहरें दौड़ा दी? वह कौन सा दृश्य था जिसने आपके मन में गहरी शांति और भय की मिलीजुली भावना पैदा की? क्या वह पल था जब निवेदिता और राधिका ने अपने डर का सामना किया, या फिर वह अंतिम लम्हा जब वह शैतान हारकर गायब हुआ? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स न सिर्फ हमारी कहानियों को और बेहतर बनाएंगे, बल्कि अगली बार हम उन कहानीकारों के नाम भी अपनी कहानी में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली बार एक और डरावनी, सिहरन से भरी कहानी के साथ। याद रखिए, डर हमेशा आपके साथ होता है, बस आपको उसे समझना होता है और कभी न कभी वह खुद आपसे हार मान जाएगा।